ये यूपी है जनाब, जिसके लिए कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसका मिजाज भी यूपी का ऐसा ही है। आप विश्वास करेंगे कि महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए हैं 288 सीटों के लिए, झारखंड में भी दूसरे चरण की वोटिंग हुई है, बाकी राज्यों में भी, पंजाब में भी 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं। लेकिन यदि सबसे ज्यादा चर्चा कहीं हुई है तो यूपी की 9 सीटों की। देखिए 9 सीटों पर कौन बाजी मारेगा, किसके हिस्से में जीत हार आएगी, ये तो ईवीएम फैसला करेगी 23 को। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं, हम बात बेसिकली 3 एग्जिट पोल की कर रहे हैं। वो जी न्यूज की है, मैट्रिज और टाइम्स नाउ। दोनों में मैट्रिज ने 7-2 का रिजल्ट दिया है, यानी 7 भाजपा और 2 सपा। इसके बाद टाइम्स नाउ 6-3 और जी न्यूज तो इससे आगे बढ़ गया है, उसने 5-4 का अनुमान लगाया है। खैर, एग्जिट पोल का हरियाणा चुनाव के बाद लोगों का भरोसा थोड़ा कम हुआ है और इस बार देखना है कि भाई हम यूपी की बात करते हैं पहले। यूपी के बाबत इन 9 सीटों के लिए एग्जिट पोल कहां तक खरे उतरते हैं अपने कयास में, अपने आकलन पर। खैर, यदि एग्जिट पोल की बात करें तो जो मुकाबला था, जो 9 सीटें थी, उन पर जो स्थिति थी वो हम आपको बताते चलें कि भाई बीजेपी, खैर, गाजियाबाद, मझवा, तब निषाद पार्टी, क्योंकि सहयोगी दल थी तो वो भी एनडीए के उसमें, फूलपुर, ये सीटें बीजेपी के पास थी। सपा कांटे का मुकाबला था और इनमें से एक सीट मीरापुर की जो रालोद के पास थी, चंदन चौहान जिससे लड़े थे, वो अब जयंत चौधरी, सियासी समीकरण बदले हैं, तब समाजवादी पार्टी के साथ थे, चंदन चौहान जीते थे मीरापुर से, और अब जयंत चौधरी एनडीए यानी भाजपा के साथ हैं। तो कयास जो लगाया जा रहा है वो ये है कि जो भाजपा ने जो सीटें अपने पास रखी थी, खैर में जो है कमल की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसी तरीके से गाजियाबाद में वोटिंग बहुत कम हुई है, लेकिन वहां पे संजीव शर्मा के पक्ष में कयास बेहतर गए एग्जिट पोल के लिहाज से। इसी तरह मंझवा में भी और फूलपुर भी में संभावना है कि कमल खिलने की बात की जा रही है। खैर, और अब सपा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आकलन है एग्जिट पोल का, उसमें कटेहरी में बड़े कद्दावर नेता सपा के लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती चुनाव लड़ रही है, बहुत अच्छी स्थिति में थी और हैं। और जो एग्जिट पोल के लिहाज से कटेहरी में कांटा लग सकता है सपा को, यानी सपा के हिस्से में एक पारंपरिक जो करहल है, जहां से अखिलेश यादव लड़े थे 22 में, उसके बाद वो सांसदीय का चुनाव लड़े, कन्नौज से जीते, तो इस बार उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्य तेज प्रताप, जो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी, एक उनकी पहचान ये भी है, वो पारंपरिक सीट है। एक जो है सीसामऊ में इरफान सोलंकी लड़े थे, उनकी जगह उन्नसीमा सोलंकी उनकी पत्नी है। और कुंदरकी में जो है खूब वोटिंग हुई है जम के, उसमें जियाउर रहमान बर्क साहब सांसद थे और जो है वो चुनाव लड़े थे, और वो सांसद हो गए, तो उनकी जगह अखिलेश ने दांव लगाया हाजी रिजवान पर। आजम खान का एरिया है, तो उसमें रिजवान की भी स्थिति बहुत अच्छी बताई जा रही है। तो अब यदि देखा जाए, यदि रिजल्ट ये तो तय है कि बीजेपी अपर हैंड पर है, वो आंकड़ा 7-2 का जाता है, 6-3 का जाता है, या 5-4 का जाता है, ये सब ईवीएम के हवाले। वो ईवीएम उगलेगा राज और पब्लिक बताएगी कि वो उसने फूल को ज्यादा प्राथमिकता दी या साइकिल पर कितने लोग, कितने वोटर सवार हुए। लेकिन ये बात तय है कि इन 9 सीटों से कोई सत्ता का पता नहीं बदलना है। लेकिन सच बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस कदर योगी, लोकसभा में बीजेपी को बहुत बड़ा कांटा यूपी में लगा था और हैरत अंगेज अंदाज में जो गढ़ यूपी का माना जाता था 2014 से मोदी लहर के बाद से, इतनी खराब स्थिति बीजेपी की होगी कि वो 62 से 33 पर सिमट जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। प्रयास तो थे, लेकिन ये ढलान इस तरीके का होगा, ये कयास किसी ने नहीं लगाए थे। वो हुआ
और 33 सीटें आई और सपा इंडिया गठबंधन बाजी मार ले गया। कांग्रेस के भी थोड़े से दिन बदले, वो 6 सीटें 1 से 6 पर गई और राहुल गांधी रायबरेली से जीते, अमेठी से केएल शर्मा जीते। मतलब जो कांग्रेस को एक तरीके से बूस्टर पैकेज उसके लिहाज से 6 का आंकड़ा कोई बड़ा नहीं, लेकिन जहां 1 सीट सोनिया की थी वो बढ़ के 6 हुई। खैर, कांग्रेस इस बार मुकाबले से आउट थी, चुनाव ही नहीं लड़ी, जो है वो चुनाव कोई सीट इंडिया गठबंधन के तहत उसे नहीं मिली, चुनाव नहीं लड़ी कांग्रेस। और मुख्य मुकाबला 9 सीटों पर, सच बात ये बसपा भी अपना किस्मत आजमा रही है। बहन जी जो कभी उपचुनाव से परहेज किया करती थी, उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई है उपचुनाव में। और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के दलित चेतना के नए संवाहक हैं, नए ध्वजवाहक हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं, ओवैसी साहब भी उतरे हैं। खैर, मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है, और इन्हीं दोनों के बीच ये जो 9 सीटों का आंकड़ा है, जो बंटवारा होगा, जो सीट जीत हार का होगा तय, वो 1-2 पे आएंगे तो ये दोनों दल आने हैं, और जीत हार होगी तो भी इन 2 दलों के बीच होनी है। अब बात ये कि क्योंकि विक्ट्री स्टैंड पर निश्चित तौर पे योगी खड़े होंगे, सिल्वर अखिलेश के हिस्से में आना है, और ये विक्ट्री स्टैंड पर ये जो अपर हैंड है योगी को, वो एक तरीके से उन्हें लोकसभा चुनाव में उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद जो उन्हें आलोचना के तीर झेलने पड़े हैं, जिस तरह से पार्टी के अंदर बहुत प्री प्लान तरीके से योगी हटाओ अभियान चलाया गया, और अब योगी यदि ये उपचुनाव जीतते हैं, और महाराष्ट्र में भी उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है, और उनके बटोगे तो कटोगे जैसे स्लोगन मोदी को भी उनका आसरा लेना पड़ा। ये योगी की जीत है, और उपचुनाव में भी उनकी बड़ी जीत, यानी 7-2, 6-3, 5-4 की तो संभावना नहीं रहे। यदि ये आती हैं चीजें, समीकरण उनके लिहाज से, एग्जिट पोल के लिहाज से थोड़ा बहुत फर्क होकर आती हैं, तो योगी अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे। और उनके तथाकथित तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से जो चीजें चली हैं, बहुत तेजी से चली हैं, नाम तक उछाले गए कि योगी कोई ये बंदा रिप्लेस कर सकता है, ये उपचुनाव के रिजल्ट, और उन्हें योगी को, यानी जीत बाबा की जीत है, और बाबा ने बाजी मारी तो इसका मतलब जो है योगी के लिए रास्ता साफ होगा, और वो फ्रंट फुट पर अब आरएसएस के हिंदुत्व कार्ड को और नए रंग के साथ, नए जोश के साथ हवा देंगे, और स्लोगन इजाद करेंगे। मसलन जैसे वो मीरापुर में आते हैं तो उनका अंदाज बदल जाता है, वो जब सीसामऊ जाते हैं तो उनके स्लोगन के सुर ताल बदल जाते हैं। जैसे मीरापुर में आते हैं तो 2013 के दंगों की कड़वी यादें कुरेद देते हैं, और कह देते हैं कि देखिए, जहां दिखे गुंडे सपाई, वहीं सड़कों पर बिटिया घबराई। नारों की उनके पास कमी नहीं है। और अब यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर उनका, यदि एग्जिट पोल के लिहाज से जैसे माना जा रहा है कि वो नंबर 1 पोजीशन पर रहते हैं, तो निश्चित तौर पर बाबा की बैटिंग करने का अंदाज बदलेगा। और इंतजार करिए योगी फिर इन जीत के बाद किस अंदाज में अपरकट लगाते हैं, और उनके स्लोगन और धारदार होंगे, देखते हैं, इंतजार करिए। नमस्कार।